ड्रामा की स्टार्टिंग शाओ के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपनी एक पेंटिंग लेकर अपने नए घर में रखने जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने फियांसी से शादी करने के बाद रहने वाली है। शाओ देखती है कि उसका फियांसी जियन पहले से यहाँ पर है और वो शाओ को देखकर पूछता है कि तुम अचानक से कैसे आ गई। तो शाओ तो बताती है कि मैं यहाँ पेंटिंग रखने आई थी, और वैसे तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। फिर इतने में एक लड़की अंदर से बाथ टॉवल पहनकर बाहर आती है और वो इसे बताती है कि मेरा नाम जिया है। शाओ को ये देखने के बाद तो एकदम ही शौक लग रहा होता है और तभी तुरंत ही जियन इसे कहने लगता है कि तुम कुछ गलत मत समझना। जिया कोई प्रॉब्लम में फंस गई थी और उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ले आया। तो शाओ कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो कि ये हमारा वेडिंग रूम है। तो जियन कहता है कि आखिर इसे प्रॉब्लम ही क्या है, वो बस कुछ ही दिनों के लिए तो यहाँ पे रह रही है ना, अब तुम इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा इशू मत बना दो। तो शाह कहती है कि क्या ये बड़ा इशू नहीं है कि तुम इतनी रात को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अकेले रूम में थे। तो जियन कहने लगता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अब तुम्हें क्या हो गया। फिर यहाँ पर जिया कहने लग जाती है कि तुम लोग झगड़ो मत, मैं चली जाती हूँ, मैं तुम लोग का रिश्ता नहीं खराब करना चाहती हूँ। तो जियन जल्दी से जिया को रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता लग गया कि तुम उन्हें बिना बताए अब्रॉड से आई हो तो फिर वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। जिया कहती है कि ठीक है, फिर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन तुम अपनी फियांसी से खुद ही बात कर लो। ऐसा बोलकर वो शाह को दिखाते हुए ऊपर चली जाती है रूम में। और फिर जियन शाह से कहता है कि चलो बाहर चल के बात करते हैं, और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर जा रहा होता है। तभी शाह की पेंटिंग भी गिर जाती है और उसका कांच उसके पैर में भी लग जाता है, पर जियन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो उसे बाहर लाकर कह रहा होता है कि तुम्हें समझना चाहिए। तो कहती है कि मैं क्या समझूं, मुझे तो बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, तुम यहाँ पर हमारे वेडिंग हाउस में किसी और लड़के के साथ थे और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और फिर वो इसे ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है और जियन बस खड़ा शौक रह जाता है। तभी यहाँ पर जिया कर पूछती है कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों का रिलेशन ख़राब तो नहीं हो गया ना। तो कहता है कि फिक्र मत करो, वो मुझसे शादी तोड़ ही नहीं सकती है। दूसरी तरफ हम यहाँ शाह को देखते हैं, जो कि जियन की रिंग भी उतार के फेंक देती है और वो टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम जिया को देखते हैं, जो कि अपनी एक वीडियो देखती है और शौक हो जाती है कि जब वो बार में किसी लड़के के साथ थी तो किसी ने उसका वीडियो पोस्ट कर दिया। इसे लगता है कि ये काम शाओ का है, तो ये बहुत ही गुस्से में यहाँ पर रखी हुई शाओ की वेडिंग ड्रेस निकाल लेती है और तुरंत ही उसे कॉल करके धमकी देती है कि तुम मुझसे मिलने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी वेडिंग ड्रेस ख़राब कर दूंगी। तो शाओ यहाँ पर तुरंत ही पहुँचती है और जियो से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी झूठी वीडियो क्यों पोस्ट करी। तो शाओ कहती है कि मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट करी हूँ। तो भी जिया यकीन नहीं करती है और इसकी वेडिंग ड्रेस कट करने जाती है और फिर शाओ अपनी ड्रेस लेने की कोशिश करती है, तो भी ये नहीं छोड़ रही होती है और तभी ड्रेस नीचे गिर जाती है और जिया यहाँ पर शाओ को मारने की कोशिश कर रही होती है। तो शाओ ही उसे उल्टा थप्पड़ लगा देती है और वो वापस से जैसे थप्पड़ लगाने जाती है, तब इतने में जियन यहाँ पर आकर शाओ का हाथ रोक लेता है और तभी जिया जल्दी से जियन से बताने लग जाती है कि इसने मेरा झूठा वीडियो पोस्ट करी है और मेरे बारे में गलत रूमर फैलाई है। शाओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, उल्टा इसने मेरी ग्रैंड माँ की कपड़े ख़राब करी है और चीज़ें भी। तो जिया कहती है कि वो तुम डिजर्व करती थी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर शाओ उसके पीछे जाने को कहती है, तो जियन उसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो शाओ इसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि वो वेडिंग ड्रेस मेरी ग्रैंड माँ ने बनाई थी और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस थी, और तुम्हारी उस एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरी ड्रेस ख़राब करी है तो मैं उसे चिल्लाऊंगी नहीं। तो ये कहता है कि पहले तुम ही ने उसे प्रोवोक करी थी ना, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तो फिर शाओ इसे थप्पड़ लगाती है और अपनी वेडिंग ड्रेस उठाकर इसे कह देती है कि तुमने जो करे हो ना, इसका अंजाम तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा। ऐसा बोलकर वो बाहर जाती है और अपनी ग्रैंडमा की चीज़ों को टूटा हुआ देख कर रो रही होती है। तभी जियन उसे सॉरी कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि जिया ये सब कर सकती है। तो शाओ इसे ज़ोर से चिल्लाकर यहाँ से निकलने को बोलती है और फिर वो खुद भी यहाँ से बाहर आ जाती है और शाओ बीच रास्ते में जाते हुए रो रही होती है और तभी वो नीचे गिर जाती है। इतने में एक कार रुकती है और यहाँ पर शाओ के पास कोई बंदा आता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम सॉन्गियन है। और फिर वो शाओ को उठाने में हेल्प करता है और शाओ उसे अंकल कह रही होती है क्योंकि वो जियन का छोटा अंकल है। शाओ यहाँ पर इसे बता देती है कि मैं जियन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तभी इसके पैर में चोट देखकर सॉन्ग तुरंत ही शाओ को उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तो वो इसे पूछती है कि मैं जियन के साथ एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, इस बात पर आपकी फैमिली मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी। तो सॉन्ग तो कह देता है कि तुम्हारी मर्जी चलेगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। तो फिर ये सुनकर शाओ खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर उसका बैंडेज हो जाता है। तो सॉन्ग से पूछती है कि आपने मुझसे इसका रीज़न नहीं पूछा कि मैं जियन के साथ अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ रही हूँ। तो सॉन्ग इसका रीज़न नहीं पूछता, उल्टा उसे समझाने लगता है कि हमारी फैमिली के बीच की जो शादी फिक्स हुई है ये होनी ही होनी है, और हमारी फैमिली में सिर्फ जियन ही थोड़ी ना है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम क्यों ना मेरे बारे में सोच के देखो,
तो ये सुनकर शाओ कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो। तो सॉन्ग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करने वाला टाइप का हूँ, इसलिए अब तुम मुझे अंकल कहना बंद करो और मेरे बारे में सोच कर देखो और आराम से मुझे अपना जवाब देना। तुम्हारे ग्रैंडपा को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और हमारी फैमिली ने तुम्हारे ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि हम लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो ये प्रॉमिस मैं भी पूरा कर सकता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए तुम अपना जवाब रेडी रखना। ऐसा बोलकर सॉन्ग यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शाओ के ग्रैंडपा को, जो कि न्यूज़ में देख लेते हैं कि जियन ने शाओ को चीट करा। तो जैसे ही शाओ यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने आती है तो वो उसे ये चीज़ पूछते हैं कि न्यूज़ में जैसा दिखाया जा रहा है कि जियन ने तुम्हें चीट किया है और तुम लोग अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, ये सच है। तो शाओ कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और मैं उससे अब शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा की साइड लेते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रही है और फिर उससे कह देते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, वैसे भी वो जियन ने तुम्हें चीट किया है तो वो अब सपनों में ही सोचे कि तुम उससे शादी करोगी। लेकिन मैंने तो सॉन्ग फैमिली में तुम्हारी शादी इसलिए फिक्स किया था क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे लिए कोई होना चाहिए। शाओ कहती है कि ग्रैंडपा ज़रूरी थोड़ी ना है कि सॉन्ग फैमिली में से मेरी शादी जियन के साथ ही हो, जियन का अंकल मिस्टर सॉन्ग भी तो है। तो ये सुन के तो ग्रैंडपा खुश होते हैं और शाओ कहती है कि मिस्टर सॉन्ग ने कहा है कि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। तो फिर ग्रैंडपा और खुश होकर कहते हैं कि सच में वो तो अपनी बातों का पूरा वाला इंसान है, फिर तो मुझे यकीन है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा रखेगा और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर दूसरी तरफ हम जियन को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है और उसके डैड से बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर उसने उनका नाम खराब करके रख दिया है। उसने एक तो किसी और के साथ अफेयर चलाया और शाओ को चीट करा, जिस वजह से अब उसकी फैमिली गुस्सा हो गए और शादी तोड़ना चाहते हैं। फिर यहाँ पर सॉन्ग का गार्ड पहुंच जाता है जियन को लेने के लिए और उसे बताता है कि सॉन्ग ने उसे बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ हम देखते हैं शाओ अभी भी हॉस्पिटल में होती है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे कहती है कि मुझे एक घर बेचना है तो उसे अर्जेंटली भिजवाने में मेरी हेल्प करो। तो फिर इसकी फ्रेंड लीसा कहती है कि ठीक है, मैं 3 दिन में भिजवा दूंगी। वैसे तुम क्या बेचना चाह रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है क्या? तो शाओ बता देती है कि मैं अपना वेडिंग हाउस बेचना चाह रही हूँ। जियन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है और उसने और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलकर मेरी ग्रैंड माँ की चीज़ें तोड़ दी है, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर ली। तो लिसा को भी ये सुनकर जियन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो शाओ की सपोर्ट में होती है कि मैं हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगी और फिक्र मत करो, मैं उन दोनों से भी बदला लूँगी। फिर जब शाओ बाहर जाती है तो उसके ग्रैंडपा का डॉक्टर उससे बात करने आता है और उसके ग्रैंडपा की कंडीशन के बारे में बताता है कि वो अच्छी नहीं है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने ही जी पाएंगे और वो ठीक भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ऐसा डॉक्टर कहकर चले जाते हैं। शाओ तो अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद डैड ने अपने घर पे मिस्ट्रेस और उस स्टेप सिस्टर को घर ले आए थे और वो उन्हीं को ही फेवर करते थे और मेरे लिए तो सिर्फ मेरे एक ही रिलेटिव थे, मेरे ग्रैंडपा। दूसरी तरफ हम जियन को देखते हैं जो कि अपने अंकल से मिलने गया होता है, यानी कि सॉन्ग से, और उसे सब एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मेरे बारे में जो रूमर फैल रही है वो बिल्कुल सही नहीं है और मेरे और जिया के बीच में तो कुछ भी नहीं है और आप चाहो तो इस बारे में शाओ से पूछ सकते हो और मैं उसे बोलकर क्लैरिफाई करवा सकता हूँ, ऐसे फिर हमारा नेम क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शाओ के डैड वैसे भी बहुत लालची है और वो हमारी फैमिली से शादी तोड़ नहीं सकते, तो वो इजीली इस चीज़ के लिए मान जाएंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। तो फिर इस पर तो सॉन्ग बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि अच्छा तो तुम अपने फ़ायदे के लिए उस छोटी लड़की का यूज़ करना चाहते हो और उसे इस तरीके से बुली करना चाहते हो। जियन कहता है कि अंकल मैं बुली थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो भी सॉन्ग नहीं मानता और चिल्लाता है कि तुमने एक तो ऐसी हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर दी हो, तो अब तुम इस मामले में मत पड़ो और मुझ पे सब छोड़ दो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप से घर पे बैठो। तो फिर जियन मान जाता है और चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सॉन्ग को शाओ की कॉल आती है और वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है और कुछ बात करनी है और वो उसे जगह बता देती है। फिर दोनों यहाँ पर मिलते हैं और शाओ कहती है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। तो सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी आया हूँ। और फिर वो पूछता है कि तुम क्या क्वेश्चन करना चाहती हो। शाओ कहती है कि क्या तुमसे शादी ही नहीं करने के अलावा कोई और भी सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और इस शादी को तोड़ने का। तो सॉन्ग कहता है कि तुम अपनी मर्जी से और आराम से शादी तोड़ सकती हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे वाइफ बनना तो बहुत ही आसान है। तो शाओ कहती है कि लेकिन मेरा हस्बैंड बनना आसान नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कोई फर्स्ट लव ना हो, ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, ना कोई क्रश हो और ना ही कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी।
तो सॉन्ग कहता है कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं लग रही है। शाओ कहती है कि लेकिन मैं शादी के बाद बिज़ी रहूँगी। तो फिर ये कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ पहले आती है, तो मेरी वाइफ को कुछ भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे रहना चाहती है वैसे रह सकती है, मैं उसे सपोर्ट करने वाला हूँ। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये शौक रह जाता है और कहता है कि तुम हाँ कह रही हो। तो शाओ हाँ बोलती है। फिर तो सॉन्ग भी पूछ लेता है कि फिर क्या हम आज ही चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। तो फिर ये इसे अपनी आईडी निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ठीक है चलते हैं, हमें वेडिंग सेरेमनी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस नॉर्मल सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्योंकि मैं ग्रैंडपा को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी अब शादी हो गई है। और फिर शाओ सॉन्ग से पूछती है कि तुम्हें मुझसे शादी करने में बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। तो फिर शाओ भी कहती है कि मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। और फिर दोनों यहाँ पर साथ में सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट आ जाते हैं। और जब तक ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं तभी सॉन्ग यहाँ पर शाओ को एक हेयरपिन गिफ्ट में देता है। दूसरी ओर जियन को भी इन लोग की शादी के बारे में पता लग जाता है, तो वो गुस्सा होने लगता है। तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम ही ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करे थे, तो ये सब तो होना ही था, और तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ये सारी हरकत करने के बाद भी तुम्हारे अंकल तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब तुम ध्यान रखोगे, शाओ तुम्हारी आंटी बन गई है तो उसके साथ रिस्पेक्ट से रहना और फालतू में मिस्टर सॉन्ग से पंगा मत लेना। फिर जियन को अपने डैड की बात माननी पड़ती है और उसकी मॉम भी उसे समझाने लगती है कि कुछ भी गलत मत करना। फिर यहाँ पर जियन को जिया की कॉल आती है और वो बताती है कि मेरे डैड मुझे बहुत चिल्ला रहे हैं, तो तुम आकर मेरी हेल्प करो। तो फिर ये तुरंत ही घर से निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ और सॉन्ग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं और फिर दोनों ही साथ में ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। और शाओ अपने ग्रैंडपा से बताती है कि अब उसने सॉन्ग के साथ शादी कर ली है और वो बहुत ही खुश है। तो ग्रैंडपा तो ये जानने के बाद बहुत ही खुश होते हैं और फिर सॉन्ग भी कह देता है कि आप फिक्र मत करो, मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो फिर ग्रैंडपा जियन को कहते हैं कि अब उसने प्रॉमिस करा है तो वो पूरा भी करना चाहिए। सॉन्ग कहता है कि ग्रैंडमा की ग्रेव कहाँ पर है, हम उनसे भी जाके मिल लेते हैं। और फिर जब दोनों अंधेरे में जा रहे होते हैं तो शाओ को डर लग रहा होता है। सॉन्ग कहता है कि लगता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तो फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर गाड़ी की लाइट चालू करवाता है और शाओ कहती है कि तुमने मेरे लिए करवाया, थैंक यू। फिर दोनों ग्रैंडमा की ग्रेव के पास बैठकर काफ़ी सारी ग्रैंडमा से बातें करते हैं और शाओ अपनी ग्रैंडमा से सॉन्ग को अपना हस्बैंड बोलकर बता रही होती है। और फिर ग्रैंडमा से बात करने के बाद ये लोग वापस से घर पर आ जाते हैं और सॉन्ग ग्रैंडपा को ये बताता है कि उनकी फैमिली में ट्रेडिशन है कि जो भी न्यूली वेड्स होते हैं वो फैमिली ट्री के पास विश मांगने जाते हैं। तो सॉन्ग ग्रैंडपा से बताने लगता है कि वो शाओ को अपने साथ लेके जाना चाहता है। तो शाओ यहाँ पर मना करने लगती है कि मेरी ग्रैंडपा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर ये कहता है कि हम ग्रैंडपा को भी साथ लेकर चलते हैं। तो ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है, मैं वहाँ पर अपने पुराने फ्रेंड से मिल लूँगा और तुम दोनों साथ में कुछ टाइम भी स्पेंड कर लोगे। फिर इन लोग की ये बात हो जाती है और ग्रैंडपा शाओ से कह देते हैं कि अब तुम सॉन्ग के साथ उसके घर पे रहोगी, ठीक है। और फिर सॉन्ग जब यहाँ शाओ को लेकर बाहर आता है तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करूँ। तो वो कहती कि नहीं, मेड कर देगी। शाओ यहाँ सॉन्ग के साथ उसके घर पर आ जाती है और वो उसे नाइट ड्रेस दे देता है पहनने के लिए और बता देता है कि उसने उसके नहाने का भी अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया है। तो फिर कहती है कि हमने आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ली और तुमने ये सारी चीज़ें अरेंज करी। तो सॉन्ग कहता है कि हाँ, तो अब तुम जाओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। फिर शाओ यहाँ पर अपना पूरा बात इंजॉय करती है और फिर जब वो बाहर निकलती है तो गिरने वाली होती है। इतने में जल्दी से सॉन्ग उसे गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों ही नज़दीक आने लगते हैं किस करने के लिए, पर फिर फ़ोन की आवाज़ सुनकर दोनों ही दूर होते हैं। और शाओ को यहाँ पर उसकी फ्रेंड लीसा की कॉल आई होती है और वो उसे बताती है कि जियन का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो जिया से मिलने जा रहा था और यहाँ भी वो हॉस्पिटल में है ना, तो मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। शाओ अपनी फ्रेंड को मना करती है कि कुछ भी ऐसा वैसा मत करो, फालतू में प्रॉब्लम में फंसोगी, पर वो तो कॉल कट कर देती है। तो शाओ सॉन्ग से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं वो फालतू प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो वही कहता है कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल में शाओ की फ्रेंड लीसा जियन को परेशान कर रही होती है और उसका वीडियो बना रही होती है और उसकी पोल सभी के सामने खोल रही होती है कि वो कितना बड़ा चीटर है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। यहाँ पर जिया से रोकने की कोशिश कर रही होती है कि सब फालतू वीडियो मत बनाओ और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर वो नहीं मानती और इन लोग का वीडियो बना के रहती है। फिर इतने में यहाँ पर शाओ पहुँच जाती है तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम इस लड़की के साथ मिली हुई हो और ये सब तुम ही कर रही हो। यहाँ पर लीसा की वजह से पुलिस ऑफिसर भी आए होते हैं। तो शाओ उनसे कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड तो बस मेरी साइड ले रही थी और वो बच्चों को तरबियत सिखा रही थी, नहीं तो वो बिगड़ रहे थे। तो फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे कहाँ हैं। तो शाओ बताती है
कि वो जो लेटा है ना वो मेरा नेफ्यू है और मेरी फ्रेंड मेरी जगह उसे एजुकेट कर रही थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जियन गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम किसे अपना नेफ्यू कह रही हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो जियन से कहता है कि तुम कब बड़ों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो गए और क्या तुम अब गूंगे हो गए हो, पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो फिर जियन को इसके कहने पर बोलना ही पड़ता है कि अंकल और आंटी। और फिर सॉन्ग यहाँ पुलिस ऑफिसर से कह देता है कि आप लोग जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ऑफिसर चले जाते हैं और फिर सॉन्ग जियन को समझा देता है कि दोबारा अपनी आंटी से डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा और तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं रहोगे। और फिर यहाँ से जाने के बाद ये लोग शाओ की फ्रेंड के साथ साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और लिसा यहाँ शाओ से पूछ रही होती है कि आखिर उसने जियांग से शादी कब करी। तो फिर शाओ बताती है कि आज सुबह ही। तो फिर लिसा कहती है कि फिर तो अंकल और आंटी के बीच में मैंने तो डिस्टर्ब ही कर दी। फिर लिसा यहाँ इन लोग के साथ ड्रिंक टोस्ट करते हुए इन्हें शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग शाओ को घर ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ उठती है तो देखती है कि सॉन्ग ने उसके लिए पहले से ही डिनर रेडी करवा के रखा होता है और वो इतनी सारी डिशेस देखकर शॉक होती है। तो फिर ये कहता है कि शेफ़ को तुम्हारा टेस्ट थोड़ी ना पता था, तो उसने हर टाइप का डिश बना दिए, तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सॉन्ग शाओ को लेकर स्टडी रूम में जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि पेंटिंग के अलावा तुम्हारी क्या क्या हॉबीज़ है और तुम्हें जेम्स कलेक्ट करना वगैरह पसंद है। तो ये कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हें सब कैसे बता देते। तो ये कहता है कि शायद मैं उनकी नज़र में बहुत ही अच्छा ग्रैंडसन इन लॉ होऊंगा। और फिर सॉन्ग यहाँ पर शाओ से बताता है कि अब मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडपा और मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम चलोगी। तो फिर शाओ मान जाती है और फिर उसे लेकर अपनी सारी बनाई हुई चीज़ें दिखा रही होती है और पूछ रही होती है कि वो गिफ्ट में देना सही रहेगा कि नहीं। तो सॉन्ग शाओ की तारीफ़ करता है कि ये सब बहुत ही अच्छा है और सभी को बहुत ही पसंद आएगा। फिर इसके बाद जब दोनों सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तभी यहाँ शाओ फिर से गिरने वाली होती है और सॉन्ग उसे जल्दी से बचाता है। फिर ये लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और देखते हैं कि सॉन्ग की मॉम और ग्रैंडपा पहले से इन लोग का इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ ही में कुछ और गेस्ट भी आए होते हैं। तो शाओ उन सभी को हेलो कहती है और फिर शाओ सभी के साथ डिनर एंजॉय करती है और डिनर के बाद दोनों ही घर आ जाते हैं और सॉन्ग शाओ से पूछता है कि तुम्हें आज कैसा लगा। तो कहती है कि बहुत ही अच्छा और ग्रैंडपा और आंटी तो कितने ज़्यादा अच्छे थे। और फिर ये सॉन्ग से पूछती है कि वैसे क्या हम दोनों का वेडिंग इनविटेशन मैं खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, ये तुम ही संभालना। और फिर वो अपना शावर लेने चला जाता है और तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है। तो शाओ जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि यहाँ पर सॉन्ग की मॉम आई हुई है। वो यहाँ पर इसके लिए अपनी फैमिली के ज्वेलरी गिफ्ट में देने लाई होती है और बताने लगती है कि ये उनकी फैमिली की खानदानी ज्वेलरी है जो कि अब उसकी हुई क्योंकि अब वो डॉटर इन लॉ है। और वो शाओ से कह देती है कि अब तो मुझे आंटी नहीं बल्कि मॉम कहो। तो फिर शाओ ने मॉम कहती है। सॉन्ग की मॉम शाओ को ये ज्वेलरी देने के बाद यहाँ से चली जाती है और कहते हुए जाती है कि अब तुम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करो, मैं तुम लोग के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर सॉन्ग शावर लेकर बाहर आता है तो शाओ से बताती है कि तुम्हारी मॉम आई थी और उन्होंने ये ज्वेलरीज दी है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें कैसे लूँ। तो ये कहता है कि अगर मॉम ने तुम्हें दिए तो ऑफकोर्स अब ये तुम्हारी है, तो तुम इसे रख लो। और फिर वो इसे गुड नाइट बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो सॉन्ग उसके लिए फ्लावर लेकर आया होता है और कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ के लिए। तो शाओ कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सॉन्ग कहता है कि मेरी वाइफ से ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद सॉन्ग अपना ऑफिस जा चुका होता है और उसका असिस्टेंट शाओ को उसका डिज़ाइन रूम दिखा देता है जो कि सॉन्ग ने स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर करवाया है। तो ये देखकर शाओ को अच्छा लगता है और फिर वो यहाँ पर सॉन्ग की पेंटिंग बनाने लगती है। फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो शाओ को अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। तभी वो उसे पेंटिंग नहीं दिखाती और छुपा लेती है। और फिर डिनर करने से पहले सॉन्ग तो शाओ के हाथ को खुद ही पानी से पोंछता है और ये काफ़ी खुश होती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मुझे चोट लगी हुई है। फिर वो बताती है कि मुझे ना स्कूल जाना है और कुछ चीज़ें लेनी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। और फिर उसके बाद सॉन्ग अपने साथ शाओ को छोड़ने के लिए जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर जैसे वो जा रही होती है तभी यहाँ पर सॉन्ग और उसके असिस्टेंट की नज़र पड़ती है जिया पर, जो कि पहले से यहाँ पर शाओ का इंतज़ार कर रही होती है। और असिस्टेंट ये देखकर सॉन्ग को बताने लगता है। और फिर जिया जैसे ही शाओ से बात करने के लिए अंदर जा रही होती है तो जल्दी से गार्ड्स जाकर उसे पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं। और ये सॉन्ग का ही ऑर्डर होता है। वो उसके डैड को कॉल करके यहाँ पर चिल्लाने लगता है और वार्निंग दे देता है कि अगर आपकी बेटी मेरी वाइफ को परेशान करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उसे खुद रोक लो
नहीं तो फिर मैं खुद ही अपने गार्ड्स के जरिए रुकवाऊंगा। तो फिर जिया के डैड तुरंत ही मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जैसे ही घर आता है तो वो मेड्स को शाओ के बारे में बातें करते हुए सुनता है, जो कि कह रही होती है कि पहले तो शाओ उसके नीफियों की फियांसी थी और अब उससे शादी कर लिए। ये लोग कहते हैं कि शाओ के रूम में सॉन्ग की पेंटिंग थी, इसका ये मतलब है कि वो पहले से ही सॉन्ग को पसंद करती थी और उन्होंने ज़रूर चीट करी होंगी। तभी इतने में अस्टिन यहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है कि बॉस इन लोगों को रखना है कि नहीं। तो फिर सॉन्ग ऑर्डर दे देता है कि इन लोगों ने मेरी वाइफ की बुराई करी, इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ सॉन्ग के साथ मिलकर अपने ग्रैंडपा को सरप्राइज़ देने के लिए गई होती है। हाउसकीपर उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसके ग्रैंडपा भी बहुत ही खुश होंगे। शाओ कहती है कि हाँ, अभी आप ग्रैंडपा को बताओ मत। फिर जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसके ग्रैंडपा कॉल पर बात कर रहे होते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह से कह रहे होते हैं कि वो जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो लोग उनकी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखें। शाओ जैसे ये सुनती है तो वो बहुत ही रोने लगती है और फिर सॉन्ग इसे कम्फर्ट करने लगता है। तो फिर वो इसे हक करके रो रही होती है और बता रही होती है कि मेरी वजह से मेरे ग्रैंडपा मेरी कितनी फ़िक्र कर रहे हैं। सॉन्ग यहाँ पर इसे समझाता है कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो उसे कैंडी भी देता है खाने के लिए। और फिर उसके बाद शाओ यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग अपने ग्रैंडपा से मिलने के बाद यहाँ पर अपनी पुरानी फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी मिलती है और वो इन लोग के साथ डिनर करके काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। और फिर उसके बाद शाओ का क्लासमेट उसे सॉन्ग के घर तक छोड़ने के लिए जाता है और सॉन्ग जैसे ही बाहर यहाँ शाओ का इंतज़ार कर रहा होता है तो वो जल्दी से जाकर शाओ के फ्रेंड को दूर कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मैं खुद ही उठा लूँगा। और फिर वो जाकर शाओ को जल्दी से अपनी जैकेट से कवर करता है और शाओ का फ्रेंड यहाँ से चला जाता है और शाओ से बताने लगती है कि आज मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिली थी और बहुत ही ड्रिंक भी कर ली थी और ये लड़का मेरी फ्रेंड का भाई था। और फिर वो सॉन्ग से पूछती है कि तुमने कोई कोट क्यों नहीं पहने हो, बाहर इतनी ठंडी है। तो फिर वो कहता है कि वो तुम्हारे पास है। फिर शाओ से बताने लगती है कि आज मैंने अपने फ्रेंड से तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी और बताई कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मिला हुआ है। फिर यहाँ पर सॉन्ग शाओ को उठाकर अंदर लेकर जाता है और कहता है कि वैसे तुम बहुत ही ड्रंक हो तो सो जाओ, पर फिर भी यहाँ पर वो उसे छोड़ नहीं रही होती है और उसकी तारीफ़ें करने लग जाती है। फिर तो दोनों ही किस करने लगते हैं, पर फिर बीच में सॉन्ग शाओ को छोड़कर बाहर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते के साथ ही हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड यहाँ पर उससे मिलने आई होती है और वो उससे बताती है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। लास्ट टाइम जब मैंने हॉस्पिटल में आकर वो सारी चीज़ें करी थी तो जियन ने मेरे डैड का बिज़नेस ख़राब करने की कोशिश किया, पर सॉन्ग की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होने लग जाती है कि अब मेरे पास कोई है जो अम्ब्रेला लेकर मुझे भीगने नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपने गार्डन में घूम ही रही होती है कि इतने में जियन आकर उसे साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है और ये से चिल्लाती है कि तुम कर क्या रहे हो, और वो जल्दी से अपने फ़ोन में रिकॉर्डर चालू कर लेती है। तो जियन पूछता है कि ये तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो, तुमने मेरी जो फेक न्यूज़ फैलाई हो उसकी वजह से मेरी फैमिली की कितनी इमेज ख़राब हुई है। तो ये कहती है कि ये सब मैंने नहीं, उल्टा जिया ने करी है और तुमने तो उल्टा उसे अलाउ करे थे कि वो मेरी ग्रैंडमा की चीज़ें ख़राब करे, इसलिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ये कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुमने मेरे अंकल को कहकर ये सारी चीज़ें मुझे करने पर फोर्स करवाई ताकि मुझे जिया से शादी करनी पड़ जाए। शाओ कहती है कि तो क्या हुआ, वैसे भी ये तुम्हारी अब सज़ा है। तो फिर जियन से पूछता है कि आखिर तुम मेरे अंकल की तरह लॉलेस कैसे हो गई, तुम तो पहले बहुत ही ज़्यादा जेंटल और काइंड हुआ करती थी। तो शाओ कहती है कि शायद वो इसलिए क्योंकि अब मुझे कोई राइट पर्सन मिल गया। जियन कहता है कि वैसे भी मेरे अंकल यहाँ पर नहीं है और वो बिज़नेस ट्रिप पर गए हैं, तो फालतू में उनकी तारीफ़ें मत करो, वो सुनने वाले नहीं है। तो शाओ कह देती है कि मुझे अपने हस्बैंड की तारीफ़ें करने के लिए कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है और ना जगह देखने की ज़रूरत है। और फिर शाओ यहाँ से जाने लगती है तो जियन इसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, तो ये से चिल्लाती है और इसे एक सीधा थप्पड़ लगाती है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ ताकि फिर मेरे अंकल मेरे पीछे ना पड़े। तो फिर शाओ कहती है कि तुम जिया से शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो ये कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, मैंने उसे टच नहीं करा हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। तो फिर ये कहती है कि ठीक है, तुम मेरी न्यूज़ का इंतज़ार करो। फिर इसके बाद शाओ यहाँ सॉन्ग को कॉल करके उससे पूछती है कि मैंने जो तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड करी हूँ तुम्हें मिली। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊँ। फिर शाओ पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे साथ इतने अच्छे क्यों। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो ये कहती है कि लेकिन इस बार तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद अपना बदला लेना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर तुम खुद करो, बस अपना ख्याल रखना और ये याद रखना कि मैं हूँ तुम्हारे पास। शाओ कहती है कि लेकिन तुम मुझे जितना अच्छा समझ रहे हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो फिर ये कहता है कि मेरी वाइफ को उतनी अच्छी होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रहे यही काफ़ी है।
और फिर कॉल रखने के बाद शाओ जियन को कॉल करती है और उसे जिया की मॉम की सारी चीज़ें देखने के लिए लेके चलने बोलती है। और फिर ये जिया के घर पहुंचकर उसके डैड से बात करती है कि वो जिया और जियन के साथ मिलकर रूम में अकेले बात करना चाहती है, क्योंकि अब वो मिस्टर सॉन्ग की वाइफ है, तो यानी इसकी आंटी हुई, और वो ही इन दोनों की अब शादी के बारे में डिस्कस करने आई है। और फिर जैसे जिया यहाँ दरवाज़ा खोलती है तो शाओ से बता देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी और इसकी शादी के बारे में बात करने आई हूँ, तो फिर मुझे अंदर लो। सॉन्ग तो मना कर रहा होता है, तो शाओ इसे चुप करा देती है। और फिर वो जिया से कहती है कि तुम्हें शावर लेने जाना था ना, तुम जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तो जिया भी मान जाती है और उसके जाते ही शाओ तो यहाँ पर उसकी मॉम के सारे कपड़ों पर तेल वगैरह गिरा देती है। और फिर जब जिया वापस आती है तो वो शाओ के साथ आर्ग्यूमेंट करती है, और जब यहाँ पर दोनों का झगड़ा होने लगता है तो शाओ के प्लान के हिसाब से जिया की मॉम के जो कपड़े थे उनके ऊपर आग लग जाती है और वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो जिया तो ऐसे चिल्लाने लगती है, और फिर यहाँ पर जिया के डैड इस बारे में शाओ से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो तो सारा इल्ज़ाम जिया पर लगा चुकी होती है कि उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की जो कपड़े और चीज़ें थी वो जल गई। फिर भी जिया के डैड को यकीन नहीं आ रहा होता है, और वो उल्टा ही यहाँ शाओ को चिल्ला रहे होते हैं कि उसके यहाँ पर आने से अचानक से ये सब कैसे हुआ। और फिर लोग सीसीटीवी वीडियो मंगा रहे होते हैं, पर जियन ने तो पहले ही हेल्प कर चुका होता है और सीसीटीवी वीडियो हटा चुका होता है। इन लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिलता, और फिर जिया के डैड गुस्से में उसे रूम में लॉक करने को बोलते थे और वो जिया को चिल्लाने लगते हैं। तो शाओ कहती है कि पहले आपकी बेटी ने मेरी ग्रैंड माँ की चीज़ें तोड़ी थी, तो मैंने तो बस हिसाब बराबर की हूँ। तो फिर ये कहता है कि क्या मिस्टर सॉन्ग को पता है कि उनकी वाइफ यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रही है। इतने में यहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि अच्छा, तो आप लोग मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। तो जिया के डैड तुरंत ही सॉरी बोलने लगते हैं कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो शाओ कहती है कि पहले आप मेरे हस्बैंड के नाम पर मुझे धमकी दे रहे थे और आप अपनी बेटी से मुझे माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं बोले, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे नेफ्यू के साथ आपकी बेटी की शादी होनी चाहिए। वो लोग एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए शादी यहीं पर ही कैंसिल होती है। फिर यहाँ पर जिया के डैड तुरंत ही इससे माफ़ी मांगते हैं, पर फिर भी शाओ यहाँ सॉन्ग के साथ चली जाती है और साथ ही में जियन भी। और फिर बाहर आने के बाद शाओ से कहती है कि तुम अचानक से क्यों आ गए, मैंने तुमसे प्रॉमिस करी थी ना कि मैं कोई खतरे में नहीं पड़ूंगी और सेफली काम करूंगी। तो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर इतने में जियन आकर पूछता है कि अंकल, क्या आपने शाओ को यहाँ पर भेजा था मेरी हेल्प करने के लिए। तो फिर सॉन्ग इसे बता देता है कि अब इसे शादी करनी पड़ेगी, अब उसके पास ऑप्शन है 2 फैमिलीज़ का। तो फिर जियन तो गुस्से हो जाता है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, और यहाँ से चले जाता है। और फिर शाओ सॉन्ग को बताने लगती है कि उसने आज कैसे जिया को सबक सिखाई और अपनी ग्रैंड माँ का बदला भी ले ली। सॉन्ग इसके लिए खुश हो रहा होता है और कहता है कि काश मैं थोड़ा टाइम पहले पहुँचता तो मैं भी अपनी वाइफ की सारी चीज़ें देख लेता। और फिर शाओ यहाँ पर खुद ही सॉन्ग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, तो फिर वो उसे जल्दी से किस कर लेता है। फिर इसके बाद शाओ की स्टूडियो में उसका पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहा होता है और बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं उसकी पेंटिंग देखने के लिए। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ से अपने टीचर से मिलने जाती है, उनकी जो पेंटिंग टूट गई थी उसके लिए सॉरी बोलने के लिए। पर इतने में देखती है कि पहले से यहाँ पर सॉन्ग पहुँच चुका होता है उसकी जगह टीचर से सॉरी कहने के लिए। और फिर दोनों यहाँ पर टीचर को अपनी वेडिंग इनविटेशन देते हैं और इनवाइट करते हैं। और फिर रात में दोनों डिनर करने के बाद बाहर साथ में स्नोफॉल भी इंजॉय करने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वापस घर आने के बाद शाओ यहाँ पर सॉन्ग को ही देखी जा रही होती है, तो पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। शाओ कहती है कि मैं ये देख रही हूँ कि मैंने तो बस जल्दबाजी में मैरिज सर्टिफिकेट ले ली थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। तो सॉन्ग शाओ के हाथ पर किस करता है और कहता है कि थैंक यू। फिर जब दोनों शावर लेने के बाद साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो शाओ सॉन्ग को हक करते हुए सो जाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सॉन्ग शाओ से इस बारे में बात करता है कि अब हमारी वेडिंग होने वाली है, तो क्यों ना हमें अब अपने पेरेंट्स से भी मिलने जाना चाहिए। तो शाओ कहती है कि मेरे डैडी इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो हम चलते। और फिर सॉन्ग शाओ के साथ मिलकर उसके डैड के घर पे जाता है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी होती है, और ये लोग यहाँ पर अपना वेडिंग इनविटेशन देकर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग बाहर डेट पर जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओ सॉन्ग से अपनी चीज़ें शेयर करती है कि उसके डैड ने पहले तो एक बार उसे ड्रिंक में ड्रग देकर किसी आदमी के साथ फंसा दिए थे और वो बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से बच कर जा पाई थी। और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में जियन आ गया और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर अचानक से वो भी बदल गया। सॉन्ग तो ये सब जानने के बाद शाओ के लिए रो रहा होता है और कह रहा होता है कि उसने आज तक बहुत कुछ फेस करी है, लेकिन आगे वो ये सब उसे कभी फेस कर ही नहीं देगा।
फिर दोनों साथ में बाहर स्नैक्स वगैरह खा के टाइम एंजॉय करते हैं और फिर वेडिंग फोटोशूट के लिए जाते हैं। और फिर जब घर पे होते हैं तो साथ बातें कर रहे होते हैं, तभी शाओ सॉन्ग से अपना लव कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत लाइक करने लगी है। और फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं और फिर इसके साथ ही शाओ और सॉन्ग की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। और शाओ के ग्रैंडपा भी वेडिंग में आए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके ग्रैंडपा उसकी वेडिंग देख पा रहे हैं। और फिर शाओ और सॉन्ग दोनों बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।